अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नगरों का संजाल। संजाल यानी कि जाल बनना। संजाल मीन्स जाल बनना। कैसे बनते चले गए छोटे नगर? 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, उपमहाद्वीप में जब जैसे जैसे कारोबार बढ़ता चला गया वैसे ही वैसे नगर बसते चले गए। छोटे छोटे नगर होते थे जो धीरे धीरे बसते गए और घने होते गए। उन नगरों में क्या होता था, मंडिका भी होती थी, मंडपिका, जिसको बाद में मंडी कहा जाने लगा। आज भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मंडी यूज़ करते हैं। छोटे छोटे किसान जो अपनी फसल उगाते थे उसको मंडी में खुद बेचने के लिए आते थे। और मंडी होता था, गलियाँ भी होती थी जिनमें बाज़ार लगाए जाते थे। उनको पहले हट कहा जाता था और बाद में फिर हाट कहा जाने लगा। हाट मीन्स बाज़ार। इन मंडियों के साथ ही बाज़ार भी हुआ करते थे। और इन बाज़ारों के आसपास लोग जो हैं वो स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करने लगे। क्या क्या बनाया जाता था? कुम्हारों, कौन कौन से कारीगर रहने लग गए थे? कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाज़ार होते थे। मतलब बाज़ार अलग टाइप से होता था कि अनाज आपको चाहिए तो अनाज के लिए अलग मंडी है, कुछ और चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके लिए अलग मंडी है। इसीलिए इसी तरह से सभी चीज़ों का पहले अलग अलग बाज़ार हुआ करता था। और उसके आसपास ही ये नगर धीरे धीरे विकसित होते चले गए और लोग वहाँ पर स्थायी रूप से बसने लगे। दूर दूर से लोग जो हैं इन बाज़ारों में, मंडियों में अपना सामान बेचने के लिए आते थे। क्या क्या चीज़ टाइम जो बेचने आते थे? घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च। भारत जो है वो, दक्षिण भारत शुरू से ही मसालों के लिए मसाले उगाए जाते हैं और मसालों के करीब कारोबार से ही धीरे धीरे वो संपन्न हुआ। चित्र देखिए अब आप, ये चित्र जो है बाज़ार का चित्र दिखाया गया है, किस तरह से पहले बाज़ार हुआ करते थे। अब देखिए बाज़ारों में कर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बाज़ारों पर कर। अब जो ये व्यापार करते थे कर भी वसूला जाता था। किन किन चीज़ों पर कर होता था? शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे। इन सभी को व्यापार करने के लिए कर चुकाना पड़ता था। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने पर भी कर लगाया जाता था। इनमें से कुछ कर जो है वो वस्तु के रूप में वसूले जाते थे, यानी कि अपने कर के रूप में, कर के बदले में पैसे नहीं देने कि जितना कर लगा है। आज तो हर काम पैसे से होता है, लेकिन पहले के ज़माने में वस्तु चलता था कि आप एक वस्तु दे रहे हैं और उसके खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप अपनी दूसरी वस्तु दे रहे हैं। वस्तु से वस्तु खरीदी बेची जा रही है बजाय कि पैसों से। जैसे मैं अगर गेहूं की खेती करती हूं तो मैं गेहूं बेचने जाऊंगी और बदले में अगर मुझे कपड़ा चाहिए तो कपड़ा, या मुझे चावल चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए तो मैं उसके बदले वो ले लूँगी बजाय पैसों के। पैसों का इतना चलन नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय में चलता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बड़े और छोटे व्यापारी। बड़े और छोटे व्यापारी जो बाज़ार आया करते थे उसमें बहुत तरह के व्यापारी होते थे। तो ये लोग क्या करते थे? काफ़िला बनाकर आया करते थे, इकट्ठे होकर काफ़िला बनाकर, जिससे कि कोई उनको लूट ना सके और उनको कोई हानि ना हो सके। और इनमें, इन काफ़िलों का, इन संघ का एक मुखिया भी होता था जो कारोबारियों से बातचीत करता था कि भाई हमारा इतने का सामान है और इस तरह से बेचना है। सौदा करने के लिए मुखिया जो होता था वो आगे रहता था बातचीत करने के लिए। अब आगे आपको कुछ प्रसिद्ध नाम बताए गए 8वीं शताब्दी और उससे परवर्ती काल में। ये कुछ ग्रुप के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए कारोबार में। मणिग्रामम और नानादेशी, ये सभी जो है व्यापारिक संघ थे जो आगे चलकर कई गुटों में बट गए। अब ये कहाँ से कहाँ तक व्यापार करते थे? देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर दूर तक ये लोग जो है व्यापार करते थे। इसमें कुछ और नाम बताए गए हैं जो कि मशहूर है। देखिए, चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल और गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा, ये समुदाय जो हैं ये कारोबार में मशहूर है, शामिल हैं। किस किस चीज़ का व्यापार होता था? देखिए,
मसाले, टिन, मिट्टी के नील बर्तन, सोना चांदी। और ये जो है व्यापार जो होता था, वस्तु को खरीदा जाता था। तो क्या होता था, सोने के बदले कि भाई हमारा सामान ले लो और हमें हाथी दाँत दे दो, महंगे बिकते थे ये काफ़ी जो है। या चांदी के बदले व्यापार होता था कि चांदी लेंगे और हम इतना अपना सामान देंगे, इतनी चांदी लेंगे या इतना सोना लेंगे। इस तरह से व्यापार जो है किया जाता था। पश्चिमी तट के नगर में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। और पश्चिमी तट से ये सभी चीज़ें जो हैं कहाँ तक पहुँचती थी, यूरोप के आते जाते हैं पानी के रास्ते, पानी के जहाज। तो ये किस चीज़ का व्यापार करते थे, मसाले और कपड़े। हिंदुस्तान के जो है मसाले और फेमस थे, दूर दूर जाया करते थे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था और किस चीज़ से व्यापार होता था, सोने से, चांदी से, हाथी दांतों से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नगरों में शिल्प। शिल्प के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, मूर्ति देखी थी। अब देखिए इसमें जो है मूर्ति पिक्चर दिखाई गई है आपको। ये पीतल का मोमबत्तीदार है, इस पर काला आवरण है। ये देखिए ब्लैक इस पे पॉलिश है, शेडिंग हुई हुई है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि फिर इसका नाम ही पड़ गया था बीदरी। बीदरी इसको शिल्प कहते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा ये काम होता था और इतनी सफाई से अच्छा काम होता था कि यह वहाँ का ये प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ की 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर थी, मतलब 5 कारीगर, 5 विश्वकर्मा समुदाय भी कहते थे, जिनको इसमें कौन कौन से 5 हैं, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। यानी कि इनकी कारीगरी जो थी, इनका वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा कुशल होता था। आगे आपको पिक्चर दिखाई गई है, कपड़े बहुत मशहूर थे, बताया था मैंने आपको। ये देखिए बॉर्डर का एक आपको इमेज दिखाई गई है, इसमें कितनी उस टाइम की ये कला दिखा रहे हैं। क्या है ये, एक शॉल का बॉर्डर है। नेक्स्ट टॉपिक है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला के बारे में बताया गया है यहाँ पे। हम्पी नगर जो था वो कहाँ पर बसा हुआ था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में ये नगर बसा हुआ था। यह नगर 1936 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अब देखिए इसमें किलेबंदी उच्च कोटि की थी, यहाँ की किलेबंदी मशहूर थी। इसके ये आपको किला दिखाया गया है, पत्थरों को आपस में गूंद कर, मतलब कोई भी इसमें चूना पत्थर या मसाला सीमेंट वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं है, सीधे ही पत्थरों को एक साथ मिलाकर ये देखिए इस तरह से मजबूत किलाबंदी की गई थी। आप सोच सकते हैं कि बिना मसाले के या बिना किसी चूना पत्थर के इन सभी पत्थरों को आपस में कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ पर जो है भव्य और गुंबद बने हुए थे और मूर्ति रखने के लिए आले बने हुए थे। आले मतलब जैसे ये दीवार है और उसके बीच में ये आले, जिसको ताक भी कहते हैं, ये बने हुए थे। सुनियोजित बाग बगीचे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। आगे बताया जा रहा है कि मंदिर जो होते थे वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। जो भी सांस्कृतिक गतिविधि होती थी वो मंदिर के आसपास, मंदिर के द्वारा, मंदिर के अंदर की कराई जाती थी। अब ये देखिए इसमें जो है एक विशाल शिव मंदिर के बारे में बताया गया है और वहाँ के पर्व के बारे में बताया गया है। महानवमी कहते थे जिसको, अब उनको नवरात्रि पर्व कहते हैं। 9 दिन तक चलता है ये। मंदिर में इसका आयोजन किया जाता था। अब ये देखिए आगे एक फ़ोटो दिखाई गई है आपको। ये हम्पी के विट्ठल मंदिर का एक पत्थर का बना रथ है, पत्थर का बना हुआ रथ है ये हम्पी के एक विट्ठल मंदिर में। इतना विकसित नगर था और यहाँ पे कई मंदिर थे। 1556 में क्या हुआ, के सुल्तानों ने मिलकर गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों ने मिलकर विजयनगर पर
जो है हमला किया तो हम्पी जो है, हम्पी का विनाश हो। इसको अंडरलाइन कर लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। भारत के पश्चिम में है सूरत, ये तो सभी जानते हैं। प्रवेश द्वार उसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहाँ से जो है व्यापारी करते थे, तो वो एक द्वार का काम करता था भारत में आने के लिए। किस चीज़ के द्वार खुले? कारोबार के। सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो आज का नाम है उसका खंबात, और के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र समझते हैं आप, कारोबार का केंद्र बन गए। और ये यहाँ से जो है सूरत से मक्का मदीना जाते थे हज यात्री, तो है यहाँ पानी के रास्ते जाया जाता था पहले, तो ये यहाँ से रवाना होते थे, तो इसलिए सूरत जो है फिर केंद्र बनता चला गया। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। गोदाम भी थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा और थोक फुटकर किनारियों, गोटे किनारियों यानी कि जो जिसे लेस भी कहते हैं बेल वगैरह के लिए प्रसिद्ध था। देखा है वहाँ पर कितने पहले भी ये काम होता था, और आज भी सूरत जो है वो कपड़ा व्यापार के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उल्लेखित है कि सूरत से जारी किए हुए काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। अब ये क्या है? हुडी क्या होती है? ये देखिए, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज है। हुडी को कहीं भी अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। तो ये उस समय जो है पूरे विश्व के व्यापारिक नगरों में जो है प्रख्यात थी, और ये जारी कहाँ से होती थी? सूरत। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन आरंभ हो गया। अधपतन मतलब आधा आधा ये खत्म हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, बाजारों तथा उत्पादकता की हानि के कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, और फिर पहले इसका पतन हुआ काफ़ी, और फिर दोबारा से ये जो है केंद्र बन गया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आज कपड़े का व्यापार सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम भरा दौर, मूसलीपट्टनम के लिए चुनौती। मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है? ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड, दोनों ही देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मूसलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया, क्योंकि केंद्र था ये, यहाँ नियंत्रण कर लेंगे तो फिर वो यहाँ से कारोबार कर सकते हैं। तो सभी ने इसको नियंत्रण करने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि हम आ जाए, हमारे अंडर आ जाए ये एरिया। क्यों करी थी? क्योंकि तब ये है आंध्र का तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया। पत्तन अगर बताया था मैंने आपको कि जो बंदरगाह होती है समुद्र के किनारे पर बना हुआ, तो मूसलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। वहाँ पर एक किला बनाया है किसने? हॉलैंड वासियों ने। आगे देखिए, गोलकुंडा में कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया कि यह जो है शाही एकाधिकार रहेगा, जिससे कि वहाँ व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनियों के हाथ में ना चला जाए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सूरत जो है वो पहले कितना संपन्न था, और उसके बाद उसका अधपतन हो गया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको दोबारा से केंद्र बनाया गया, और उस पर उनका अधिकार हो गया। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इस पर एक अधिकार किया, ताकि पूरा का पूरा कारोबार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों ना चला जाए। अंग्रेज़ जो आए थे भारत में किस तरह से आए थे जानते ही हैं आप बच्चे? जानते तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कारोबार करने ही भारत में आए थे, और धीरे धीरे सब कुछ अपने अंडर में करते चले गए, और फिर अपना शासन स्थापित कर दिया उन्होंने।
नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने क्या किया कि पहुंचने वाले मार्ग को खोजने का प्रयत्न किया था, मार्ग रास्ता ढूंढा था इन्होंने। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैंप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। इसको भारत पहुंचने में मतलब इसको पूरी यात्रा करने में तकरीबन 1 साल का समय लगा, 1 साल का समय लगा। और ये 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। मतलब कालीकट से फिर वापस चला गया पुर्तगाल, तो इसमें इसको पूरा 1 साल का समय लगा। और जब ये चला था वहाँ से तो ये 170 यात्री लेकर आया था, जिसमें से कि सिर्फ 54 यात्री ही जीवित वापस पहुँच पाए। इन सभी खतरों के बावजूद इसने जो है मार्ग खोज लिया था, जो बाद में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ। किसके लिए? अंग्रेज़, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों के लिए। उन्होंने फिर इस रास्ते का अनुसरण करते हुए भारत की यात्रा की। तो वास्को डी गामा का पता चल गया आपको। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस का। ये एक इटली वासी था। भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए इसने सोचा कि अटलांटिक महासागर, क्योंकि दुनिया गोल है, इसने सोचा कि हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। यह उसका सोचना था कि क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1942 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा, वेस्ट इंडीज़, समझ रहे ना, पश्चिम की तरफ से उसने जाने का प्रयत्न किया। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों पर की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। जब वहाँ पर पहुँचे पुरानी बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसको सभी बच्चे अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। मिलते